वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का आपका टॉपिक रहेगा एनपीएस। तो एनपीएस के बारे में पढ़ेंगे। एनपीएस क्या होता है आपका? न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम्स के क्या क्या फीचर्स हैं, किन किन को न्यू पेंशन स्कीम का सब्सक्राइबर बनना मैंडेटरी होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, पेंशन का क्या क्राइटेरिया है, ग्रेचुटी का क्या क्राइटेरिया है, जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं वो सारे के सारे आज थ्योरेटिकली पहले डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद उसमें से ही आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो शायद आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो एनपीएस के टॉपिक समझने से पहले ये देखो क्या है। निटर सेक्शन ऑफिसर हुआ या निटर एएसओ हुआ या आपका आईआईटी रोपड़ जूनियर सुपरिटेंडेंट, इन एग्जाम्स के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे सर्विस रेगुलेशंस और सीसीएस रूल्स, एनपीएस, इनके बारे में पूछा जाता है, उसमें आपका ये एनपीएस का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो साथियों, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले आपने समझना है प्राण के बारे में। ठीक है, इसको प्राण बोला जाता है। प्राण में पी से क्या होगा आपका? पी से होगा परमानेंट, आर से होगा आपका रिटायरमेंट, ए से होगा आपका अकाउंट और एन से होगा आपका नंबर। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये ए हो गया और ये एन हो गया। बन गया आपका प्राण। अब इस ये होता क्या है? तो बेसिकली इसके बारे में आपने सिंपल ऐसे समझ के रखना है कि ये एक तो यूनिक नंबर होता है। ठीक है, साथ के साथ में ये आपका परमानेंट होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या है? वो लोकेशंस के हिसाब से है। मान लो आज आप निटर में जॉब करते हो, कल को आप आईआईटी रोपड़ चले जाओगे, उसके बाद आप एम्स चले जाओ, उसके बाद एसएससी के थ्रू कहीं चले जाओ, तो ये क्या होगा? ये नंबर आपका पोर्टेबल रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है पोर्टेबल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझना यही जरूरी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि क्या कोई जो सब्सक्राइबर है जिसके पास एनपीएस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंटर का या स्टेट का, वो एक से ज्यादा प्राण नंबर ऑब्टेन कर सकता है? ऑब्टेन मोर देन वन प्राण? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है ऑलरेडी ही ये यूनिक होता है, परमानेंट होता है और साथ के साथ में पोर्टेबल होता है। तो जब ये सारी फैसिलिटीज हैं इसके अंदर, तो ये चेंज क्यों होगा? ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको बताई आपके एनपीएस से रिलेटेड, दैट इज न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम है क्या, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम आएंगी, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बेसिकली बताते हैं कि एनपीएस में आता कौन है। ठीक है, तो एनपीएस में इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन बता देते हैं, किन किन पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, या ये कहो कि कौन कौन एलिजिबल है इस फैसिलिटीज के लिए, एनपीएस के लिए। तो वो एम्प्लॉई जो 1 जनवरी 2004 के बाद में या इस डेट को, या तो ऑन डेटेड, ठीक है, और आफ्टर, या तो 1 जनवरी 2004 को उन्होंने ज्वाइन किया है या 1 जनवरी 2004 के बाद में ज्वाइन किया है, वो सारे के सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, लिख देंगे ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अच्छा, एक्सेप्शन किन के लिए है कि भाई कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं लेकिन वो इसमें नहीं आते? वो है आपके आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं आपकी?
ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं आपको। ठीक है, ये एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया। ठीक है, तो इसमें जो भी आर्म्ड फोर्सेस में काम करता है सिविलियंस को छोड़ के, ये बात याद रखना आप, डिफेंस में जो पर्सनल्स हैं सिविलियंस को छोड़ के, बिकॉज सिविलियंस आपके एनपीएस में आते हैं, बाकी सारे के सारे एम्प्लॉयज आपके ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है आपकी। तो ये आपका सेकंड टॉपिक था। अभी थर्ड टॉपिक देखेंगे। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे आपके कि आपने रजिस्टर कैसे करना है, यानी इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीएस। ठीक है, इसमें आपने कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, जैसे सबसे पहले आप अपने ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे एनपीएस रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और वो एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगा आपका, वो जाएगा आपका सीआरए के पास। सीआरए क्या होता है ये नोट करो आप, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास में जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे, वो आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे और आपको प्रान नंबर जो है अलोकेट करेंगे। ठीक है, प्रान नंबर एलोकेट होएगा आपका। फिर जो आपका हेड ऑफ द ऑफिस है, जो आपके इंस्टीट्यूट में एनपीएस सेक्शन है, उसके पास में जो उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा प्रान नंबर के बारे में, और जो भी बुकलेट्स है, जो भी आपके कार्ड है प्रान का, वो उनको डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने वहां से कलेक्ट करना होता है, आपके इंडिविजुअल एड्रेस पे ये नहीं मिलता है। तो क्लियर हो गया आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसके बाद में पढ़ेंगे आपका, अब देखो बच्चों इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका, क्योंकि इसमें दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और दूसरा होता है आपके एम्प्लॉयर का। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से जो ये कंट्रीब्यूशन है, तो ये कंट्रीब्यूशन आपका 10% होता है किसका, बेसिक पे का। यहां पे लिख देते हैं हम बेसिक पे प्लस में डीए, बेसिक पे और डीए को जोड़ लो और उसका 10% आप निकालो, वो कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर सी बात है, यानी जितनी आपकी बेसिक पे होगी, साथ में जितना आपका डियरनेस अलाउंस होगा, उसका 10% आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट होता है। ये बात इसमें मेंशन है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉयर का भी होता है, वो भी हम आपसे बात करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं आपका गवर्नमेंट का कितना होता है। तो कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट का है, वो कंट्रीब्यूशन आपको टोटल देखने को मिल जाता है 14%। ठीक है, आपने याद रखना है एम्प्लॉय का 10% रहेगा और एम्प्लॉयर है यानी गवर्नमेंट है, उसका 14% रहेगा। तो ये बात
किस रूल में बताई गई है, ये रूल भी आप याद रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है रूल नंबर 7, ठीक है, ये आपने स्टार मार्क कर लेना है। रूल नंबर 7 में क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट से वो 14% ऑफ आपका एमोल्यूमेंट्स रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा, 14% ऑफ द एमोल्यूमेंट्स, ठीक। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। 10% एम्प्लॉय का रहता है, 14% एम्प्लॉयर का रहता है, ये कंट्रीब्यूशन की बात हमने आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ही समझ सकते हो, क्या प्रोबेशन के टाइम पे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, प्रोबेशन के टाइम, ठीक है, यानी आपकी न्यूली ज्वाइनिंग है, 2 साल का मान लो अगर आपका प्रोबेशन होता है तो, ठीक है, ये इसको लेट करते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है कि प्रोबेशन के टाइम में क्या होता है, तो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है, तो होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो यस है इसका आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो ये चीज मेंशन है आपका रूल नंबर 6 में। 2 रूल आपने याद रखने, अभी तक हमने आपको बताया। रूल नंबर 6 में प्रोबेशन के टाइम पे बात करेंगे आपका कंट्रीब्यूशन रहता है या नहीं रहता है, तो आंसर यस होता है, रूल नंबर 6 है। रूल नंबर अगर 7 का कोई पूछता है बच्चों, तो 7 का आपको बता ही दिया हमने, दैट इज 14% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होगी, जो आपका एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट ही है, ठीक है, क्योंकि आप या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करोगे, तो ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलो, टॉपिक के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लो जैसे ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये आप खुद हो, ये आपका एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर में मैं यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देता हूँ सीधा ही, ठीक है, तो इनका 14% है और इनका 10% है। सोचो इनका 10% आ गया आपका, जैसे मैं मान लेता हूँ 2018 रुपये 20 पैसे, और इनका राउंड ऑफ आ गया, जो राउंड ऑफ नहीं एग्जैक्टली, जैसे ये मान के चलते हैं हम कि ये हो गया 2696 रुपये और आपका 33 पैसे हो गया। तो इसको जो राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा, क्या 2018 से राउंड ऑफ किया जाएगा या 2019 किया जाएगा, इसको 2697 किया जाएगा या 2696 किया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि वो डाउन नहीं कर सकते हम उसको, हमने उसको रेज करना है, ठीक है, उसको जो नेक्स्ट राउंड ऑफ फिगर है उसको राउंड ऑफ करना है, तो फॉलोइंग रहेगा ये, ठीक है, फॉलोइंग रहेगा, यानी बाद वाला जो राउंड ऑफ नंबर, ये हमेशा याद रखना है आपने। ये बात बेसिक सी बात है, बट क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो इसको क्या बोलेंगे, इस जो टॉपिक को मैंने बताया आपको राउंड ऑफ करने का, ये होगा आपका टू नेक्स्ट रुपीज, ठीक है, इसका आप सिंपल ये मतलब समझ लेना, टू नेक्स्ट रुपीज। क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या होगा इसमें कि भाई एनपीएस कंट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ, तो टू नेक्स्ट रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। एनपीएस की बात कर रहे हैं, अब कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन की बात हमने कर ली है, अब बात आ जाएगी आपके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स की क्या है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, तो ऑप्शंस हैं टू अवेल बेनिफिट्स, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे हर कोई अपना एक ऑप्शन देता है, नॉमिनेशन कहो, ऑप्शन कहो इसको, कौन सा ऑप्शन, कि अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल्स, ठीक है, यानी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स की आप अपना ये मेंशन करते हो, सारी की सारी चीज़ें मेंशन करते हो कि डेथ या जो डिसेबिलिटी के केस में आपका जो फैमिली मेंबर है किसको आपकी पेंशन जानी चाहिए, ठीक है, ये बात होगी। अब ये होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक चेंजेस इन एनपीएस सब्सक्रिप्शन, कि कितनी बार आप उसमें सब्सक्रिप्शन में जो है आपका ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि भाई ये मेरा फैमिली मेंबर रहेगा, उसको कितनी बार चेंज करा सकते हो, तो उसकी नो लिमिट है बच्चों, ठीक है, यानी जितना मर्जी बार आप चेंजेस उसके अंदर आप करा सकते हैं। क्लियर सी बात है। लेकिन जो आपने लास्ट ऑप्शन दिया होगा वही ट्रीटेड होगा आपका फाइनल ऑप्शन, ये वाली लाइन याद,
अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर नो ऑप्शन हो, उसने कुछ दिया ही ना हो भाई ऑप्शन, तो किसको जाएगी पेंशन? ठीक है, या क्या होगा? तो नो ऑप्शन अगर दिया गया है और एम्प्लॉय डाई कर जाता है 15 साल की सर्विस से पहले, या 3 साल जो नोटिफिकेशन जो ये रूल आया उसके बाद, ठीक है, या तो 3 साल के अंदर अंदर, या 15 ईयर की सर्विस, 15 ईयर सर्विस, ठीक है, या विद इन 3 ईयर सर्विस, विद इन 3 ईयर्स सर्विस अगर डाई कर जाता है कोई, ठीक है, 3 ईयर ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, ये नोटिफिकेशन से आपने याद रखना। सोचो आप इस चीज को, अगर डाई कर जाता है तो क्या होगा, उसकी जो फैमिली है ना, उसकी फैमिली को पेंशन दी जाएगी। ये बात मेंशन है इसमें। किसको दी जाएगी फिर? ये उसकी फैमिली को दी जाएगी। फैमिली ऑप्शन तो उसने नहीं दिया, लेकिन इस नोटिफिकेशन के या तो 3 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, या 15 साल की सर्विस के दौरान हो जाती है, तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। किसमें है ये? आपका फैमिली पेंशन के जो रूल्स हैं उसमें मेंशन है। क्लियर? अच्छा, जो फैमिली पेंशन है ये मैं आपको बता देता हूं। जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन ये कौन से रूल्स को फॉलो करती है? ये जो रूल्स को फॉलो करती है वो अपने अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी आप कह सकते हो, वो PFRDA होता है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताओगे या मैं ही बता देता हूं आपको। ये होता है आपका पेंशन फंड। क्या होता है बच्चों? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी, क्या होगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगर कोई ऐसा केस होता है कि ऑप्शन तो दिया है जिसकी डेथ हुई है, लेकिन ऑप्शन देने के बावजूद भी, अब एक चीज ये आपने पढ़ के रखनी है कि ऑप्शन तो यस है उसकी तरफ से, लेकिन कोई एलिजिबल नहीं है, यानी इनवैलिड पाए गए उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं या कुछ भी है, तो क्या होगा? अब पेंशन का जो क्लेम है वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी। इनवैलिड। एक क्वेश्चन ये याद रखना है, इनवैलिड तो हो जाएगी लेकिन मिलेगी किसको? तो मिलेगी इसके लीगल हायर को। किसको मिलेगी बच्चों? लीगल हायर को मिलेगी। ठीक है, जो कानूनी तौर पर उनका उत्तराधिकारी होगा उसको मिलेगी। तो ऑप्शंस टू अवेल बेनिफिट्स इंपोर्टेंट है, आपके एनपीएस का अंदर टॉपिक के अंदर आता है। ये सारे पॉइंट्स है ना, जो आपको 5 पॉइंट्स कराए, आपके 5 के 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, वीडियो में डिस्टरबेंस आपको क्रिएट हो रहा होगा, तो वीडियो वैसे कंप्लीट करना था इस टॉपिक को, एनपीएस को, इसी क्लास में, लेकिन अब ये नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, प्रिपरेशन करते रहो। जूनियर सुपरिटेंडेंट की बहुत जल्दी डेट आने वाली है, आईआईटी रोपड़ एग्जाम की। बाकी जिन बच्चों के अभी एग्जाम जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के हैं, वो एक बार हमारी प्लेलिस्ट जाके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाए। कुछ इंग्लिश के जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो साथियों, नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। ये वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस, सराउंडिंग्स में जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से ये क्लास यहीं पे इसको पोस्टपोन करते हैं। तो नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।